पूर्णिमा की हल्की रोशनी में सन्नाटे भरी रात के बीच एक उल्लू की आवाज गूंज रही है। लॉयड अकेले उस बड़े से ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़ा है और चारों तरफ नजर घुमाकर देख रहा है। वो दाएं बाएं देखता है ताकि पक्का कर सके कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे तसल्ली हो जाती है कि वो अकेला है तो वो अपने मिस्टेरियस रैंडम समन गेम इंटरफेस को खोलता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो 50 आरपी खर्च करता है और स्टार्ट बटन दबा देता है। तभी डिजिटल स्क्रीन से अचानक एक चमकीली हरी रोशनी फूट पड़ती है। हवा में चमकते हुए हरे गियर्स प्रकट होते हैं और आपस में घूमने लगते हैं। वो जादुई पहिए तेजी से चक्कर काटने लगते हैं और रात के आसमान में प्योर एनर्जी की लकीरें खींच देते हैं। लॉयड हैरानी से ऊपर देखता है और सोचता है कि क्या उसने कोई लेजेंडरी मैजिक सर्कल बना दिया है। एक प्राचीन और बेहद जटिल मैजिक सील पूरे विजुअल ड्रामे और भयंकर एनर्जी के साथ तैयार होती है। लेकिन अचानक वो विशाल नजारा सिमटकर एक अजीब सा आवाज करने वाला छोटा सा फ्लोटिंग लोगो बन जाता है। उस छोटे से मैजिक सर्कल से एक जोरदार रोशनी की चमक निकलती है और उसमें से एक गोलूमोलू खुशमिजाज छोटा सा हैमस्टर खुशी की चीख के साथ बाहर कूद पड़ता है। लॉयड बस हक्का बक्का होकर उस जीव को देखता ही रह जाता है। वो नन्हा सा समन जमीन पर मुंह के बल गिरता है और लुढ़कते हुए रुकता है। फिर वो खुशी से उछलकर खड़ा होता है और अपने नए मालिक को बड़े गर्व से देखने लगता है। लॉयड उस नन्हे से जीव को एकदम घोर निराशा भरी नजरों से घूरता है। वो चिढ़कर जीभ हिलाता है। उसे लगता है कि उसने अपने कीमती पॉइंट्स एक बेकार चीज पर उड़ा दिए। बेचारा हैमस्टर रिजेक्ट होने के गम में भर आता है और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर जाते हैं। खुद को काम का साबित करने के लिए वो चूचू करके अपना नाम पोदोंग बताता है और कहता है कि वो मदद कर सकता है। लॉयड बेरहमी से उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि जरा बता तो तू आखिर कर क्या सकता है। पोदोंग गुस्से में अपने गाल फुलाता है और अंदर छिपी किसी चीज को चबाने लगता है और एक जोरदार थूक के साथ हैमस्टर जमीन पर एक भीगा हुआ कागज का टुकड़ा उगल देता है। लॉयड घिन से मुंह बनाते हुए उस चिपचिपे पोदोंग यूजर मैनुअल को उठाता है। मैनुअल में लिखा होता है कि पोदोंग एक प्यारा सा साथी है जिसे ढेर सारे प्यार की जरूरत है। उसमें बताया गया है कि खास रंग के सूरजमुखी के बीज खिलाने से इसका साइज जबरदस्त तरीके से बदल सकता है। लाल बीज खिलाने पर पोदोंग 12 घंटे के लिए एक विशालकाय दानव बन जाएगा। वहीं नीला बीज खिलाने से टाइम खत्म होने से पहले ही वो वापस छोटा हो जाएगा। लॉयड समझता है कि इन ट्रांसफॉर्मेशन बीजों का पूरा सेट खरीदने में सिर्फ 1 आरपी खर्च होता है। उत्सुक होकर लॉयड उससे पूछता है कि क्या वो एक इंसान जितने साइज का बड़ा हो सकता है। लॉयड सोचता है कि हैमस्टर गड्ढे खोदने में माहिर होते हैं तो इंसान जितने बड़े चूहे को वो खुदाई की मशीन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। पोदोंग बिना कुछ सोचे खुशी खुशी लाल सूरजमुखी का बीज चबा जाता है और पलक झपकते ही लॉयड के ठीक सामने एक जबरदस्त धमाके जैसी चमक होती है। एक भयानक शॉकवेव निकलती है जो लॉयड को उड़ाकर सीधे मैदान के पार फेंक देती है। लॉयड जमीन पर बुरी तरह गिरता है और धूल में लुढ़क जाता है। वो दहशत में उठ खड़ा होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। उसके ठीक सामने 15 फीट ऊंचा एक विशालकाय दैत्य खड़ा होता है। नहीं, ऊपर देखने पर पता चलता है कि वो 30 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है और पेड़ों से भी बड़ा दिख रहा है।
वो विशालकाय जीव नीचे लॉयड की तरफ देखकर एक शरारती और घमंडी मुस्कान देता है। सिस्टम की घंटी बजती है और पोदोंग की पहली स्किल सामने आती है, डिगिंग लेवल 1। खतरनाक स्पीड के साथ वो विशाल हैमस्टर कुछ ही सेकंडों में टनों मिट्टी खोद डालता है। दूसरा नोटिफिकेशन आता है, पोदोंग की पैकिंग डर्ट लेवल 2 स्किल। वो विशालकाय जीव अपने भारी शरीर को ढीली मिट्टी पर घुमाकर उसे तुरंत एकदम सपाट और ठोस बना देता है। फिर चीक पॉकेट्स लेवल 1 स्किल की बारी आती है। पोदोंग के गाल गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं और वो भारी मात्रा में मिट्टी अपने मुंह में भर लेता है और फिर एक जोरदार उल्टी करके वो सारा जमा किया हुआ माल एक ही बार में बाहर निकाल देता है। खोदी गई चिकनी मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर सीधे लॉयड के बगल में आ गिरता है। लॉयड खुशी से हवा में मुक्का लहराता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे अपनी खुद की भारी कंस्ट्रक्शन मशीन मिल चुकी है। महल के गलियारों से वापस जाते हुए लॉयड को लगता है कि इतने बड़े जानवर को साथ घुमाने से लोगों को शक हो जाएगा। वो मुस्कुराता है और एक तगड़ा बहाना सोचता है कि वो खुद को समनिंग का जीनियस मास्टर बताएगा। मशीन का जुगाड़ होने के बाद अब लॉयड मजदूरों की कमी को सुलझाने में लग जाता है। फ्रोंटेरा एस्टेट के खूबसूरत नजारों के बीच सुबह होती है। नदी के किनारे लॉयड अपनी जागीर के 30 आलसी सैनिकों को फावड़े थमाकर लाइन में खड़ा करता है। लॉयड पूरी ताकत से चिल्लाता है और उनसे अपना मेन नियम दोहराने को कहता है, सेफ्टी फर्स्ट। उनीदे और कंफ्यूज सैनिक बेमन से अपने छोटे मालिक का यह अजीब नारा दोहराते हैं। लॉयड मुंह बनाता है। वो जानता है कि ये निकम्मे मुफ्तखोर इस कर्ज में डूबी जागीर को अंदर से खोखला कर रहे हैं। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है और वो इस खाली बैठी फौज को कड़ी मेहनत में झोंकने का फैसला करता है। वो सैनिकों पर चिल्लाकर याद दिलाता है कि फौज का असली काम सिर्फ और सिर्फ हाड़तोड़ मेहनत करना है। अपनी पिछली जिंदगी की मिलिट्री सर्विस का हवाला देते हुए लॉयड उन्हें दिनरात खुदाई और मेहनत की असलियत समझाता है। वो नदी किनारे पड़े चिकनी मिट्टी के भारी ढेर की तरफ इशारा करता है। वो सीना तानकर झूठ बोलता है कि उसने पूरी रात जागकर ये खुद खोदा है और पोदों के आधे घंटे के काम को छुपा लेता है। हाथ में फावड़ा लिए लॉयड जोश में अपनी जागीर में ओंडोल हीटिंग सिस्टम के नए दौर की शुरुआत का ऐलान करता है। सैनिक उदास चेहरे से देखते हैं। आगे आने वाले खौफनाक कंस्ट्रक्शन के काम को सोचकर उनकी रूह कांप जाती है। लॉयड मुस्कुराता है। उसे पहले से पता था कि ये लोग नखरे दिखाएंगे। तभी भारी कदमों की आवाज आती है और एक घमंडी नाइट वहां पहुंचता है। सीनियर नाइट न्यूमैन सवाल करता है कि उसके इज्जतदार सैनिकों से आम मजदूरों जैसा काम क्यों कराया जा रहा है। लॉयड मन ही मन हंसता है। वो जानता है कि इस भ्रष्ट नाइट ने चारा निगल लिया है। लॉयड को याद आता है कि न्यूमैन इस इलाके में बायर्न के साथ काम करने वाला सीनियर नाइट है और इनके ठीक पीछे असली नॉवेल का हीरो खड़ा है, लेजेंडरी जेवियर असराहान। कहानी के हिसाब से न्यूमैन एक डरपोक और धोखेबाज इंसान है जो बर्बादी के वक्त इस जागीर को सबसे पहले छोड़कर भागा था। न्यूमैन ने चुपके से बैरोन को धोखेबाजों के हाथों फंसा दिया था, जिससे पूरी जागीर कर्ज में डूब गई थी। लॉयड ठान लेता है कि न्यूमैन जैसे आस्तीन के सांप को सत्ता में रहने नहीं दिया जा सकता। फावड़े पर आराम से टिकते हुए लॉयड न्यूमैन से पूछता है कि उसे क्या लग रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। न्यूमैन घमंड से कहता है कि वो अपने सम्मानित सैनिकों को इस तरह कीचड़ में सनते हुए बर्दाश्त नहीं करेगा।
लॉयड उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए याद दिलाता है कि उसके पास खुद बैरोन की सीधी परमिशन है। न्यूमैन ताना मारते हुए पूछता है कि उसने अपने पिता को कैसे बेवकूफ बनाया, और उसकी पियक्कड़ वाली पुरानी हरकतों की याद दिलाता है। वो लॉयड पर आरोप लगाता है कि वो अपनी घटिया सनक के लिए फौज का गलत इस्तेमाल कर रहा है। न्यूमैन मुस्कुराकर पूछता है कि क्या लॉयड में अपने आवारा होने से मुकरने की हिम्मत है। लॉयड बड़े आराम से मजाकिया अंदाज में उसकी बात से सहमति जताने का नाटक करता है। तभी उसकी आंखें तीखी हो जाती हैं और वो इस बहस को एक जबरदस्त मारपीट के जरिए सुलझाने का ऑफर देता है। छोटे मालिक की इस बदतमीजी पर न्यूमैन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। लॉयड अपने लोहे के फावड़े की नोक को जमीन में गहराई तक धंसा देता है और फिर फुर्तीले अंदाज में फावड़ा घुमाते हुए वो उसे पूरी तरह उकसाने की तैयारी करता है। लॉयड फावड़े से रेत का एक बहुत बड़ा झोंका सीधे न्यूमैन के मुंह पर फेंक मारता है। देख रहे सैनिक छोटे मालिक की इस हरकत को देखकर डर के मारे चीख पड़ते हैं। न्यूमैन पीछे हटता है और धूल से सने अपने चेहरे और यूनिफॉर्म को बचाने की कोशिश करता है। धूल के गुबार के पीछे से लॉयड एक डरावनी और पूरे कॉन्फिडेंस वाली मुस्कान के साथ उसे घूरता है। उस घमंडी नाइट के पैर बेकाबू गुस्से से कांपने लगते हैं। माथे की नसें फुलाए न्यूमैन दहाड़ता है कि एक 2 कौड़ी के लफंगे ने उसके नाइट होने के सम्मान की तौहीन की है। लॉयड मजाक उड़ाते हुए अपने कान पर हाथ रखता है और उस आग बबूला नाइट को बिना किसी रैंक के एक ऑफिशियल मुकाबले की चुनौती देता है। लॉयड भारी लोहे के फावड़े को बड़ी आसानी से अपने हाथों में घुमाता है। वो फावड़े की नोक सीधे न्यूमैन की तरफ करता है और मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। पूरे टशन के साथ वो ऑफिशियल द्वंद्वयुद्ध का चैलेंज पक्का करता है। न्यूमैन जान लेने वाले गुस्से से घूरता है और कसम खाता है कि वो इस बदतमीज लड़के को जान से मारकर इसकी कीमत चुकाएगा। सीन बैरोन के महल में शिफ्ट होता है, जहां यह मुकाबला 1 महीने बाद तय किया जाता है। जेवियर अकेले में लॉयड के पास आता है और 2 टूक पूछता है कि क्या उसे सच में जीतने का भरोसा है। लॉयड हंसता है और खुलेआम मानता है कि नॉर्मल हालात में तो उसका जीतने का कोई चांस ही नहीं है। वो समझाता है कि न्यूमैन माना हार्ट वाला एक एक्सपर्ट नाइट है, जबकि वो खुद महज एक आम इंसान है। जेवियर अपनी तलवार की मूठ पकड़ता है और कहता है कि सच तो ये है कि उसका खुद मन कर रहा था कि लॉयड को काट डाले। जेवियर कहता है कि उसे लगा था लॉयड फिर से अपनी पुरानी गुंडागर्दी और हरकतों पर उतर आया है। लेकिन पूरे मामले को देखकर जेवियर समझ जाता है कि लॉयड की ये चालें न्यूमैन को अलग थलग करने और बायर्न को आगे बढ़ाने के लिए थीं। और जब लॉयड बड़े आराम से अपनी नाक में उंगली डालता है तो जेवियर उसके इस अजीब बर्ताव को देखकर सोच में पड़ जाता है। लॉयड हाथ मलते हुए बहुत ही चालाकी से बात को अपने असली मकसद की तरफ मोड़ता है। एक चौड़ी मुस्कान के साथ लॉयड जेवियर को हुक्म देता है कि वो उसे खुद तलवारबाजी सिखाए। जेवियर बिना एक पल सोचे सीधे ठंडे अंदाज में मना कर देता है। लॉयड ड्रामेबाजी करते हुए रोने लगता है कि उसका वफादार नाइट आखिर उसे ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहा। जेवियर रूखेपन से कहता है कि एक हिंसक कचरे को तलवार चलाना सिखाना हर किसी की जान खतरे में डालना होगा। लॉयड भौहें उठाकर पूछता है कि क्या उसका यह फैसला वाकई फाइनल है। लॉयड एक शातिर मुस्कान के साथ आगे झुकता है और पूछता है कि अगर वो जेवियर की पुरानी नींद न आने की बीमारी ठीक कर दे तो क्या वो मान जाएगा। जेवियर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं
वो हैरान है कि लॉयड को उसका सबसे बड़ा सीक्रेट कैसे पता चला। लॉयड मुस्कुराता है क्योंकि उसे ओरिजिनल नॉवेल पढ़ने की वजह से मेन कैरेक्टर के सारे राज पता हैं। इस दुनिया में नाइट्स की रैंकिंग लो लेवल एक्सपर्ट से लेकर सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर तक बंटी हुई है। जेवियर इस वक्त सुपर ह्यूमन स्वॉर्ड मास्टर बनने की बिल्कुल कगार पर खड़ा है, क्योंकि उसकी सभी सेंस बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं। उसका दिमाग इतना ओवरलोड हो चुका है कि उसे नींद ही नहीं आती। लॉयड इसी कमजोरी का फायदा उठाता है और उस बेचारे जीनियस को वही इलाज ऑफर करता है जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। जेवियर एक ठंडी सांस छोड़ता है और समझ जाता है कि उसके पास यह शर्त मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। जेवियर डील के लिए तैयार हो जाता है और लॉयड उसे फौरन चेतावनी देता है कि बात से मुकरने की कोई गुंजाइश नहीं है। जेवियर घमंड से मुस्कुराता है। उसे पक्का यकीन है कि लॉयड उसकी इस लाइलाज बीमारी को ठीक नहीं कर पाएगा। जेवियर डींग हाँकता है कि वो दुनिया भर की जड़ी बूटियां, थेरेपी और दवाइयां आजमा चुका है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पर कुछ ही पलों बाद वो अजय नाइट एक रॉकिंग चेयर पर तकिया सीने से लगाए मजे से खर्राटे मार रहा होता है। लॉयड उस सोते हुए जीनियस के सिर पर खड़ा होकर खिलखिलाता है कि उसे तोड़ना कितना आसान था। जेवियर उस चीज के आगे ढेर हो गया जिसे लॉयड दुनिया का सबसे ताकतवर नींद लाने वाला जादू कहता है। लॉयड ने बस अपनी मॉडर्न कॉलेज की रेनफोर्स्ड कंक्रीट इंजीनियरिंग वाली किताब जोर जोर से पढ़कर सुनाई थी। फुल मोटिवेशन में आकर लॉयड ऐलान करता है कि जेवियर की लेजेंडरी तलवारबाजी अब बिल्कुल उसकी अपनी हो चुकी है। सुबह की खिली धूप में ग्राउंड चमक रहा होता है और पेड़ों पर चिड़ियां चहक रही होती हैं। पूरी तरह फ्रेश होकर जेवियर बाहर आता है और आते ही लॉयड को ग्राउंड के 50 चक्कर लगाने का ऑर्डर दे देता है। लॉयड सन्न होकर देखता है और अपने सामने खड़ी इस खौफनाक ट्रेनिंग को प्रोसेस करने लगता है। पर बिना एक भी शिकायत किए लॉयड मुड़ता है और अपनी भारी भरकम दौड़ शुरू कर देता है। जेवियर दंग रह जाता है कि इतना महाआलसी मालिक सच में उसका हुक्म मान रहा है। लॉयड एक जैसी स्पीड पकड़ता है और कड़कड़ाती धूप में ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है। जेवियर पैनी नजर रखता है। उसे लगता है कि छोटा मालिक किसी भी सेकंड गिर पड़ेगा या हार मान लेगा। बुरी तरह हांफते हुए लॉयड जोर जोर से शिकायत करता है कि उसे कार्डियो नहीं बल्कि कूल फाइटिंग स्किल्स सीखनी हैं। लेकिन रोना रोने के बावजूद उसके पैर जमीन पर एक पल के लिए भी नहीं रुकते। लॉयड जेवियर के पास से गुजरते हुए ताना मारता है कि नाइट तो मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि वो मना करके भाग जाएगा। पसीने से लथपथ लॉयड उसे खुद को फेल होते देखने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाहता। वो जेवियर का मजाक उड़ाता है कि उसने इतना नामुमकिन टास्क सिर्फ इसलिए दिया ताकि ट्रेनिंग छोड़ने का बहाना मिल सके। जेवियर अंदर से थोड़ा झेंप जाता है क्योंकि लॉयड की बात बिल्कुल सच के करीब थी। लॉयड पागलों की तरह हंसता है और उस परफेक्शनिस्ट नाइट को चिढ़ाने के लिए और तेज दौड़ने लगता है। सिस्टम की घंटी बजती है और लॉयड की एनोइंग ब्रैट पैसिव स्किल लेवल 4 पर पहुंच जाती है। लॉयड के जूते जमीन पर तेजी से पड़ते हैं और उसके फेफड़े दर्द से फटने लगते हैं। वो मन में मानता है कि यह फिजिकल ट्रेनिंग वाकई में बेहद दर्दनाक है, लेकिन वो खुद को याद दिलाता है कि यह दर्द उस नरक जैसी जिंदगी के आगे कुछ भी नहीं है जो उसने कोरिया में झेली थी। उसे याद आता है कि कैसे वो बिना परिवार के एक छोटे से बर्फीले कमरे में हर सुबह अकेला जागता था। सुहो के रूप में अपनी पिछली जिंदगी में वो दिन भर 4 मंजिल ऊपर ईंटें ढोता था और रात भर ट्रकों से माल उतारता था।
वो सिर्फ भूख से मरने से बचने के लिए खून पसीना बहाकर दिन रात मजदूरी करता था। वो इस उम्मीद में उस जानलेवा थकान को झेलता रहा कि जिंदगी कभी न कभी तो बेहतर होगी। उसने अपने खून से सने हाथ एक हल्की सी रोशनी की तरफ बढ़ाए, इस दुआ में कि उसकी इस दर्दनाक मेहनत का फल जरूर मिलेगा। उसने अपने पूरे वजूद के साथ एक बेहतर कल की चमकती रोशनी को छूने की कोशिश की थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मेहनत का फल देख पाता, अंधेरे में मौत ने उसे अपना बना लिया। उसका बेजान हाथ खाली हवा में गिर गया और उसकी पिछली जिंदगी का बेरहमी से अंत हो गया। वो एक भूले बिसरे कंस्ट्रक्शन साइट की टूटी ईंटों के बीच अकेला ढेर हो गया था। रात के सन्नाटे में दहाड़ते हुए लॉयड कहता है कि यह ट्रेनिंग उस पुरानी मायूसी और दर्द के आगे कुछ भी नहीं है। चांदनी रात में लॉयड एक विजी मुस्कान के साथ खाली मैदान में दौड़ना जारी रखता है। जेवियर देर रात तक छोटे मालिक के इस अटूट हौसले को चुपचाप देखता रहता है। लॉयड के इस जबरदस्त जज्बे से इम्प्रेस होकर जेवियर फैसला करता है कि वो सच में उसे अपनी सबसे बेहतरीन तलवारबाजी की तकनीक सिखाएगा। जैसे ही लॉयड अपना आखिरी कदम पूरा करता है, जेवियर उसे अपनी असली जानलेवा कॉम्बैट आर्ट्स सिखाने का मन बना लेता है। सिस्टम की घंटी बजती है और अनाउंस होता है कि जेवियर की अप्रूवल रेटिंग 1 पॉइंट बढ़ गई है। लॉयड का पहले से पाताल में गिरा हुआ रिलेशनशिप स्कोर बढ़कर -28 पर आ जाता है। एक मेन कैरेक्टर के साथ अच्छा तालमेल बनाने के लिए सिस्टम लॉयड को भारी भरकम 18 आरपी रिवॉर्ड देता है। इस नए इनाम के साथ लॉयड का अवेलेबल बैलेंस बढ़कर 29 पॉइंट्स हो जाता है। शानदार फ्रोंटेरा महल की पत्थरों वाली दीवारों पर चांदनी चमक रही है। अंदर पर्सनल स्टडी रूम में न्यूमैन इस द्वंद्व युद्ध के बहाने बैरोन को उसके बेटे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। थके हुए बैरोन एक गहरी सांस लेते हैं। वो लॉयड की इस बचकानी हरकत से बेहद दुखी हैं। बैरोन मानते हैं कि वो लीगली इस मुकाबले को रोक नहीं सकते, पर वो न्यूमैन से विनती करते हैं कि उनके वारिस को ज्यादा नुकसान न पहुंचाएं। वो सीनियर नाइट के आगे हाथ जोड़ते हैं कि बस लॉयड को एक सबक सिखाकर उसे होश में ले आए। न्यूमैन ऊपर से बड़ी इज्जत और शराफत का दिखावा करते हुए झुककर अपनी जुबान देता है, लेकिन मुड़ते ही उसके चेहरे पर एक बेहद घटिया और शातिर मुस्कान आ जाती है। गलियारे से गुजरते हुए न्यूमैन प्लान बनाता है कि वो लड़ाई में हुए एक हादसे का नाम देकर लॉयड का काम तमाम कर देगा। उसकी साजिश है कि इसके बाद वो बैरोन और बैरोनेस को मारकर इसे आत्महत्या दिखाएगा और जागीर की सारी दौलत लेकर फरार हो जाएगा। न्यूमैन खाली हॉल में अपनी इस घटिया कामयाबी पर हंसता है, खुश होते हुए कि लॉयड ने खुद उसे यह सुनहरा मौका दिया है। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है और उस बड़े मुकाबले का दिन आ ही जाता है। पूरी जागीर के लोग उस रेतीले अखाड़े के चारों तरफ जमा हो जाते हैं। सबकी सांसें थमी हुई हैं। बैरोन, बैरोनेस, बायर्न और जेवियर बेहद टेंशन भरे चेहरों के साथ अखाड़े को देख रहे हैं। न्यूमैन अपनी लकड़ी की म्यान वाली तलवार निकालता है और छोटे मालिक से पूछता है कि क्या वो तैयार है। लॉयड अपने भारी लोहे के फावड़े को अखाड़े की मिट्टी में जोर से गाड़ देता है और एक तेज किक मारकर वो फावड़े को सीधा अपने हाथों में उछाल लेता है। वो फावड़े को अपने कंधे पर रखकर एकदम बेपरवाह अंदाज में खड़ा हो जाता है। लॉयड चौड़ी मुस्कान के साथ कहता है कि वो न्यूमैन की बत्ती गुल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो जाती है जब लोगों को समझ आता है कि लॉयड एक नाइट से सिर्फ एक मामूली फावड़े से लड़ने वाला है। न्यूमैन गुस्से में दांत पीसता है,
छोटे मालिक के इस हथियार को देखकर उसे अपनी भारी बेइज्जती महसूस होती है। ऊपर से देख रहा जेवियर उस भारी लोहे के फावड़े को पहचान जाता है जिसे लॉयड ने खासतौर पर लोहार से बनवाया था। बैरोन अपना सिर पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बेटा एक मजाक के चक्कर में अपनी जान गंवाने जा रहा है। जेवियर अपनी आंखें सिकोड़ता है। वो अच्छे से जानता है कि लॉयड ने पिछले 1 महीने में कितनी पागलों जैसी मेहनत की है। उसे याद आता है कि लॉयड रोज सुबह बिना कोई चूंचपड़ किए जानलेवा फिजिकल ट्रेनिंग करता था। उसे याद है कि वो दोपहर भर गांव के कारीगरों को ओंडोल हीटिंग के नक्शे बारीकी से समझाता था। और हर रात लॉयड तलवारबाजी की बेसिक प्रैक्टिस तब तक करता था जब तक कि वो बेहोश होकर गिर न जाए। जेवियर सबसे बेहतर जानता है कि लॉयड इस लड़ाई को जीतने के लिए कितना सीरियस है। बैरोन अपना हाथ उठाते हैं और ऑफिशियल तौर पर मुकाबला शुरू करने का हुक्म देते हैं। न्यूमैन अपनी म्यान वाली भारी तलवार को खतरनाक सटीकता के साथ घुमाता है। लॉयड तुरंत अपने फावड़े के साथ एक अजीब और टेढ़मेढ़े कॉम्बैट स्टांस में आ जाता है। जेवियर गौर से देखता है। लॉयड के इस अजीबोगरीब और अनाड़ी पोस्चर को देखकर वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। इस मजाक से चिढ़कर न्यूमैन हवा में उछलता है और ऊपर से एक जोरदार जानलेवा वार करता है। लॉयड की आंखें तेज हो जाती हैं और वो आने वाले वार को रोकने के लिए अपना फावड़ा आगे कर देता है। ठनन! लॉयड का फावड़ा उस भारी वार को पूरी तरह रोक देता है और दोनों के टकराने से चिंगारियां फूट पड़ती हैं। लॉयड के इस परफेक्ट डिफेंस को देखकर जेवियर और बैरोन के होश उड़ जाते हैं। न्यूमैन दांत पीसता है और फौरन संभलकर एक खतरनाक साइड कट मारता है। लॉयड बड़ी आसानी से फावड़े को ऊपर उठाकर न्यूमैन के वार को हवा में उड़ा देता है। जेवियर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब वो लॉयड की मूवमेंट्स के पीछे की भयानक एफिशिएंसी को देखता है। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों की कॉम्बैट ट्रेनिंग को एक बेहद प्रैक्टिकल फाइटिंग स्टाइल में निचोड़ दिया गया हो। न्यूमैन लड़खड़ाकर पीछे हटता है। वो हैरान है कि लॉयड उसके एक्सपर्ट वारों की बराबरी इतनी आसानी से कैसे कर रहा है। लॉयड टशन में मुस्कुराता है। वो जानता है कि मिलिट्री सर्विस करने वाले हर कोरियन लड़के को बेयोनेट चलाना अच्छे से आता है। यह मॉडर्न मिलिट्री की क्लोज कॉम्बैट तकनीक का असली रूप था जिसे फावड़े पर इस्तेमाल किया जा रहा था। लॉयड तेजी से आगे बढ़ता है और कहता है कि जंग के मैदान में लोहे का फावड़ा एक बेहद खौफनाक हथियार होता है। वो अगले वार को रोकने के लिए फावड़े के चौड़े हिस्से को एक बुलेट प्रूफ शील्ड की तरह आगे कर देता है। वो उसकी तीखी धार से आगे वार करता है, यह दिखाते हुए कि यह मोटी जड़ों से लेकर आर्मर तक को चीर सकता है। लॉयड फावड़े के ब्लेड पर अपना बूट रखता है और उसे अखाड़े की मिट्टी में लॉक कर देता है और उसके हैंडल के स्प्रिंग जैसे लचीलेपन का इस्तेमाल करके वो पोगो स्टिक की तरह हवा में उछलने लगता है। लॉयड हवा में पागलों की तरह हंसता है और उस बौखलाए हुए नाइट को चिढ़ाता है कि आ और पकड़ मुझे। जेवियर बिल्कुल सन्न होकर देखता है और सोचता है कि क्या यह पूरी लड़ाई बस कोई मजाक चल रही है। लॉयड अपनी मजाकिया हंसी जारी रखता है और उस आग बबूला सीनियर नाइट के चारों तरफ उछल-उछल चक्कर काटता है। तभी जेवियर का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसे समझ आता है कि इस अजीब ड्रामे के पीछे एक बेहद खतरनाक मकसद छुपा है। न्यूमैन गुस्से में दहाड़ता है और इस बेइज्जती को खत्म करने के लिए आगे लपकता है। लॉयड नीचे झुककर एक लोस्टांस लेता है और कहता है कि फावड़ा तो बस उसका पहला हथियार था। उसका दूसरा हथियार वो बेसिक तलवारबाजी के स्टेप्स हैं जो जेवियर ने उसके दिमाग में ठोक ठोक कर भरे हैं।
एकदम सटीक फुटवर्क के साथ लॉयड एक के बाद एक बिजली की रफ्तार से 4 वार करता है। लॉयड लगातार हमला करता है और न्यूमैन के डिफेंस को अपनी खतरनाक स्पीड से पूरी तरह तहस-नहस कर देता है। न्यूमैन के हाथ भारी दबाव से दुखने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि इस कमजोर लड़के में इतनी राक्षसी ताकत कहां से आई। सिस्टम की स्क्रीन चमकती है और लॉयड अपना तीसरा हथियार खोलता है, शॉवेलिंग स्किल लेवल 1। फावड़े के ब्लेड पर हरी माना लिपट जाती है और इस स्किल के बफ से लॉयड के सारे फिजिकल स्टैट्स आसमान छूने लगते हैं। लॉयड याद करता है कि कैसे महीने भर में जेवियर और अपने माता पिता के अप्रूवल से उसकी इज्जत बढ़ी थी। उन जमा हुए पॉइंट्स से उसका बैलेंस 97 आरपी हो गया था, जिससे उसने 40 आरपी में यह ओवरपावर्ड शॉवेलिंग स्किल खरीदी थी। घंटों की कमरतोड़ मेहनत ने इस अल्टीमेट ताकत बढ़ाने वाली फाइटिंग स्किल को अनलॉक कर दिया था। न्यूमैन खौफ में एक कदम पीछे हटता है। उसे एहसास होता है कि लॉयड दिखने से कहीं ज्यादा ताकतवर है। न्यूमैन एक गहरी सांस छोड़ता है और तय करता है कि अब वो कोई रहम नहीं दिखाएगा। वो अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक आम इंसान के खिलाफ उसे अपनी असली जानलेवा ताकत निकालनी पड़ेगी। न्यूमैन के शरीर के चारों तरफ नीले रंग की ठंडी माना का बवंडर घूमने लगता है। बालकनी से देख रहा जेवियर चौंक जाता है। वो नाइट की ताकत में आए इस खतरनाक बदलाव को पहचान लेता है। न्यूमैन के हाथ पर नीली चिंगारियां फूटती हैं और उसकी तलवार तक फैल जाती हैं। न्यूमैन के सीने पर कंप्रेस्ड माना का एक चमकता हुआ भंवर साफ दिखने लगता है। लॉयड बिना डरे बड़े आराम से देखता है और नाइट के इस तुरुप के इक्के को पहचान लेता है। न्यूमैन ने अपना माना हार्ट एक्टिवेट कर लिया था, जिससे उसके शरीर की हर मांसपेशी में बेहिसाब एनर्जी दौड़ने लगी थी। न्यूमैन दोनों हाथों से तलवार पकड़ता है। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा साफ दिख रहा होता है। वो घमंड से हंसता है और छोटे मालिक को चेतावनी देता है कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। लॉयड अपना सिर नीचे झुका लेता है। उस खौफनाक नजारे से उस पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। न्यूमैन आवाज की रफ्तार से एक नीले तूफान की तरह आगे झपटता है। जेवियर डर से देखता है। वो जानता है कि एक आम इंसान माना हार्ट वाले वार को कभी झेल नहीं सकता। न्यूमैन जमीन चीर देने वाला वार नीचे लाता है, लॉयड को सीधे 2 टुकड़ों में काटने के इरादे से। जेवियर अपनी आंखें मींच लेता है। उसे लगता है कि लॉयड का खेल अब खत्म होने वाला है। लॉयड बर्फ जैसी शांति के साथ अपनी जगह खड़ा रहता है और फावड़े को ठीक उस वार के रास्ते में अड़ा देता है। न्यूमैन क्रूर खुशी से चिल्लाता है। उसे लगता है कि वो फावड़े के साथ साथ लॉयड की खोपड़ी भी उड़ा देगा। बैरोन और बैरोनेस डर के मारे चीख पड़ते हैं और उस खौफनाक मंजर से अपना मुंह छुपा लेते हैं। धड़ाक माना से भरी वो तलवार पूरे धमाके के साथ लोहे के फावड़े से टकराती है। न्यूमैन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उसका पूरा वार वहीं का वहीं थम जाता है। न्यूमैन के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है और उसके जिस्म की सारी ताकत गायब होने लगती है। लॉयड अपने दांत दिखाकर एक शिकारी जैसी मुस्कान देता है, अपना चौथा और आखिरी हथियार आजमाने के लिए तैयार। यह वही लेजेंडरी माना टेक्निक थी जिसने जेवियर को दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनाया था। लॉयड के फावड़े पर असराहान कोर टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और वो एक ब्लैक होल की तरह उस नाइट की सारी माना चूसने लगती है। न्यूमैन दर्द और सदमे से चीख उठता है क्योंकि उसके माना हार्ट की सारी एनर्जी पूरी तरह खाली हो जाती है। न्यूमैन को बेबस और कमजोर पाकर लॉयड पूरी ताकत से अपना फावड़ा पीछे खींचता है।
चटाक। लॉयड फावड़े के सपाट हिस्से से एक जोरदार बैकहैंड शॉट सीधे न्यूमैन के मुंह पर जड़ देता है। उसका एक सफेद दांत हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। उस भारी झटके के असर से न्यूमैन हवा में गोल गोल घूमने लगता है। चक्कर में पड़ा और अधमरा हो चुका सीनियर नाइट बेवकूफों की तरह सोचता है कि क्या वो उसी का दांत था जो हवा में उड़ा। फटाक। लॉयड तुरंत दूसरा वार करता है और नीचे से फावड़ा मारकर न्यूमैन को वापस हवा में उछाल देता है। लॉयड लोहे के फावड़े को किसी जल्लाद की तरह अपने सिर के ऊपर उठाता है और पूरी बेरहमी के साथ वो उस भारी फावड़े को उस बेबस नाइट पर दे मारता है। धड़ाम। न्यूमैन का शरीर मुंह के बल मिट्टी में गिरता है और उस जोरदार टक्कर से उछल जाता है। देख रहे सैनिक सन्न रह जाते हैं। इस नामुमकिन नतीजे को देखकर सबके जबड़े खुले के खुले रह जाते हैं। जेवियर और बैरोन रेलिंग पर झुक जाते हैं। छोटे मालिक की जीत पर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पूरे अखाड़े में सन्नाटा छा जाता है। लोग हजम ही नहीं कर पा रहे कि लॉयड ने एक सीनियर नाइट को धूल चटा दी। कांपते हुए बैरोन हकलाते हुए आखिरकार ऐलान करते हैं कि लॉयड फ्रोंटेरा यह मुकाबला जीत चुका है। न्यूमैन धूल चाटते हुए जमीन पर पड़ा रहता है। खानदान के तथाकथित आवारा लड़के से हारने की शर्मिंदगी उसे खाई जा रही होती है। लॉयड उस गिरे हुए नाइट के ऊपर पैर रखता है और शांत अंदाज में अपनी जीत की घोषणा करता है। लॉयड अपनी गर्दन मटकाता है और आराम से कहता है कि चलो यह मुकाबला तो खत्म हुआ। तभी उसकी नजर अचानक खूंखार हो जाती है और वो फावड़ा उठाकर कहता है कि अब असली सजा का वक्त आ गया है। न्यूमैन नीचे से खौफ के मारे ऊपर देखता है जब उसके सूजे हुए चेहरे पर एक साया पड़ता है। बैरोन स्टैंड से घबराकर चिल्लाते हैं कि मैच खत्म हो चुका है और लॉयड को रुकने के लिए कहते हैं। पर लॉयड मजे से उस चीखते हुए गद्दार पर दनादन फावड़े बरसाना शुरू कर देता है। बैरोन का दिमाग खराब हो जाता है और वो पूरी ताकत से लॉयड का नाम चिल्लाने लगते हैं। कई घबराए हुए सैनिक अंदर दौड़ते हैं और लॉयड को पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं। बायर्न इस तमाशे को हैरानी से देखता है और सोचता है कि क्या लॉयड का दिमाग पूरी तरह सटक चुका है। जेवियर बहुत ध्यान से देखता है। उसे लगता है कि छोटे मालिक के इस पागलपन के पीछे कोई गहरा मकसद है। लॉयड सरेंडर करने के अंदाज में हाथ ऊपर करता है और परेशान सैनिकों से कहता है कि उसे छोड़ दें। वो सीना तानकर खड़ा होता है और खुद को झाड़ता है, जबकि न्यूमैन उसके पैरों में कराहता हुआ पड़ा रहता है। धार्य। लॉयड अचानक आगे बढ़कर उस गिरे हुए गद्दार को एक और जोरदार फावड़ा रसीद कर देता है। जेवियर बहुत गहराई से लॉयड के हमलों के तरीके को नोटिस करता है। उसे समझ आता है कि लॉयड जानबूझकर ऐसी जगहों पर मार रहा है जिससे दर्द तो बेहिसाब हो पर जानलेवा चोट न आए। इतनी मारपीट के बावजूद लॉयड का चेहरा बिल्कुल शांत और पूरी तरह कंट्रोल में दिखता है। जेवियर सिहर उठता है। उसे लगता है कि लॉयड ने हर एक नतीजे का अंदाजा पहले से ही लगा रखा है। 15 दिन पहले के फ्लैशबैक में लॉयड अपनी प्रैक्टिस तलवार पर टिककर जेवियर से असराहान कोर टेक्निक सिखाने को कहता है। जेवियर घबराकर पीछे हटता है और इधर-उधर देखता है जैसे लॉयड ने कोई बहुत बड़ा सीक्रेट बोल दिया हो। लॉयड बिल्कुल सही बताता है कि यह टेक्निक बाहर के माहौल से माना को शरीर के अंदर खींचने का काम करती है। जेवियर हैरान होकर पूछता है कि उसे इस अधूरी टेक्निक के बारे में कैसे पता जो उसने आज तक किसी को नहीं बताई। लॉयड बेशर्मी से कहता है कि जब वो रात को उसे इंजीनियरिंग की लोरियां सुनाता था तब जेवियर नींद में बड़बड़ाता था।
जेवियर को समझ नहीं आता कि लॉयड महाबेशर्म है या उसके पास कोई जादुई समझ है। जेवियर बड़ी नरमी से मना करता है और चेतावनी देता है कि यह टेक्निक अभी अधूरी, खतरनाक और अनस्टेबल है। लॉयड मुस्कुराता है और ऑफर देता है कि वो खुद इसकी कमियों को ठीक करके जेवियर का कोर परफेक्ट बना देगा। छोटे मालिक के इस पागलपन भरे कॉन्फिडेंस को देखकर जेवियर शर्त मान जाता है। लॉयड अपनी तलवार जमीन में गाड़ता है और माना फ्लूइड डायनेमिक्स पर लेक्चर देने के लिए तैयार हो जाता है। लॉयड बताता है कि जेवियर बाहर की माना को सीधे अपने पुराने माना हार्ट में घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे शरीर उसे रिजेक्ट कर रहा है। वो समझाता है कि बना हुआ कोर बाहर की नई एनर्जी को किसी बीमारी या कचरे की तरह बाहर फेंकता है। वो जेवियर को बताता है कि सीक्रेट यह है कि दोनों एनर्जी को जबरदस्ती मिलाने के बजाय सोचने का नजरिया बदला जाए, बल्कि बाहर की माना को कोर के ठीक बगल में एक अलग घूमने वाली रिंग के रूप में जमा करना चाहिए। यह दूसरी रिंग एनर्जी को शरीर के किनारों पर घुमाएगी और उसे स्टेबल रखेगी। लॉयड इसका उदाहरण देता है कि यह मेन इंजन के साथ एक एक्स्ट्रा बूस्टर इंजन लगाने जैसा है। जेवियर इस जबरदस्त लॉजिक से हिल जाता है, भले ही उसे इंजन का मतलब बिल्कुल न पता हो। लॉयड मजे में तालियां बजाता है और नाटक करता है कि वो तो बस तुक्के मार रहा था ताकि अपनी इंजीनियर वाली पहचान छुपा सके। लॉयड के इस फॉर्मूले से जेवियर उसी वक्त अपनी लेजेंडरी असराहान कोर टेक्निक को पूरी तरह परफेक्ट कर लेता है। अपनी पहली ही कोशिश में जेवियर के दिल के चारों तरफ 3 चमकदार माना की रिंग्स घूमने लगती हैं। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि जेवियर की अप्रूवल रेटिंग में पूरे 5 पॉइंट्स का भारी उछाल आया है। लॉयड मजाकिया अंदाज में हाथ जोड़ता है और जेवियर से कहता है कि मेहनत बचाने के लिए उसे सिर्फ माना चूसने वाला हिस्सा सिखा दे। सिर्फ माना सोखने वाली उस ट्रिक के दम पर लॉयड जानता था कि वो न्यूमैन के कोर की हवा बड़ी आसानी से निकाल देगा। प्रेजेंट में लौटते हुए लॉयड उस गद्दार नाइट को धोना जारी रखता है, जबकि गार्ड्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। बैरन मैच पर हाथ पटकते हैं और चिल्लाते हैं कि वो एक नाइट के सम्मान को इस तरह मिट्टी में मिलाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखाड़े में सन्नाटा छा जाता है जब लॉयड आखिरकार रुकता है और अपने पिता की तरफ देखता है। हांफते हुए लॉयड अपने पिता के नाइट के सम्मान वाले शब्दों को बड़े तंजिया अंदाज में दोहराता है। लॉयड वीआईपी टेबल की तरफ इशारा करता है और बैरोन से कहता है कि सम्मान की बात करने से पहले टेबल क्लॉथ के नीचे जरा देख लें। बैरोन कपड़ा हटाते हैं तो नीचे सीलबंद और सीक्रेट चिट्ठियों का एक ढेर दिखाई देता है। उन चिट्ठियों को पढ़ते ही बैरोन का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है। लॉयड पोल खोलता है कि ये चिट्ठियां साबित करती हैं कि न्यूमैन सीधे थॉर्डेस के साथ मिला हुआ था, वही ठग जिसने इन्हें कंगाल किया था। उन कागजात में चुराए गए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जमीन के जाली दस्तावेज और जागीर के सारे सीक्रेट्स मौजूद होते हैं। न्यूमैन खौफ से चीख पड़ता है, उसे समझ नहीं आता कि उसकी पत्थर की दीवार में छिपाई गई चिट्ठियां आखिर किसी को कैसे मिली। लॉयड मुस्कुराता है, वो जानता है कि नॉवेल की असली कहानी में जेवियर को वो सुराग बाद में मिलने वाले थे। लॉयड ने बस पिछली रात फुर्तीले पोदोंग को भेजकर वो सारे छुपे हुए सबूत चुपके से निकलवा लिए थे। इस धोखे से टूटकर सीधे सादे बैरोन गम के मारे अपनी कुर्सी पर ढह जाते हैं। लॉयड अपने पिता को देखता है और सोचता है कि कोई भी क्रूर राजा होता तो उसने अब तक न्यूमैन का सिर धड़ से अलग करवा दिया होता। लेकिन लॉयड जानता है कि इस बेरहम दुनिया में जरूरत से ज्यादा नरम दिल होना जानलेवा कमजोरी है।
एक अच्छा इंसान होना और गद्दारों से निपटने वाला एक असरदार राजा होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। लॉयड आगे आता है और इंसाफ करने के लिए एक फॉर्मल सुझाव देता है। वो सुझाव देता है कि न्यूमैन के सिर पर एक खतरनाक चूहा गिराया जाए, अगर उसे चोट लगी तो उसे देश निकाला दिया जाए, और अगर वो बच गया तो उसकी रैंक घटा दी जाए। भीड़ कंफ्यूज हो जाती है कि भला एक ताकतवर नाइट एक नन्हे चूहे से क्यों डरेगा। बैरोन को लगता है कि यह अजीब टेस्ट लॉयड का न्यूमैन को सुधरने का मौका देने का अपना अनोखा तरीका है। बायर्न इस आइडिया की तारीफ करता है कि यह एक समझदारी भरा टेस्ट है जो दूसरों के लिए भी सबक बनेगा। बैरोन मान जाते हैं और लॉयड को चूहे वाला यह अजीबोगरीब टेस्ट करने की परमिशन दे देते हैं। न्यूमैन जमीन पर नाक रगड़ते हुए खुशी के आंसू बहाता है। उसे लगता है कि उस पर बहुत बड़ा रहम किया गया है। लॉयड उसे नफरत से देखता है। उसका एक जहरीले सांप को यूं ही छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। किसी गद्दार पर बिन मांगी दया दिखाने से कभी वफादारी नहीं मिलती। इससे सिर्फ उनकी हिम्मत बढ़ती है और बुरे लोगों को आपको बर्बाद करने की दूसरी साजिश रचने का मौका मिल जाता है। बख्शा गया गद्दार सिर्फ और ज्यादा शातिर बनता है और अंधेरे में सही मौके का इंतजार करता है। नीचे सिर झुकाए न्यूमैन दांत पीसता है और मन ही मन लॉयड और उसके बाप से खूनी बदला लेने की कसम खाता है। लॉयड शैतानी मुस्कान देता है और कहता है कि यह घमंडी मुस्कान न्यूमैन के चेहरे पर आखिरी बार दिखने वाली है। न्यूमैन घबराकर ऊपर देखता है। छोटे मालिक की इस अजीब चेतावनी से वो डर जाता है। लॉयड एक चमकता हुआ लाल सूरजमुखी का बीज निकालता है और सीधे पौधों को खिला देता है, और एक जोरदार थ्रो के साथ लॉयड उस नन्हे हैमस्टर को न्यूमैन के सिर के ठीक ऊपर हवा में उछाल देता है। लॉयड की आंखें भयानक गुस्से से जल उठती हैं और वो कहता है कि सच्चे इंसाफ में गद्दारों के लिए कोई माफी नहीं होती। हवा में ही ओदोंग उस लाल बीज को एक तेज कड़क आवाज के साथ चबा जाता है। एक जबरदस्त जादुई रोशनी फूटती है और गिरता हुआ वो जीव पागलों की तरह बड़ा होने लगता है। बैरोन, बैरोनेस, जेवियर और बायर्न खौफ के मारे चीख पड़ते हैं क्योंकि अखाड़े के ऊपर का आसमान एकदम काला हो जाता है। पूरी भीड़ डर से चिल्लाने लगती है जब 30 फीट का एक विशाल साया सूरज को ढक लेता है। पोदोंग आसमान से तबाही के एक जिंदा उल्कापिंड की तरह नीचे गिरता है। लॉयड आराम से जॉगिंग करते हुए सेफ दूरी पर चला जाता है और उस बदकिस्मत नाइट को सीधे निशाने पर छोड़ देता है। न्यूमैन की आंखें डर के मारे बाहर आ जाती हैं जब वो ऊपर से गिरते हुए 30 टन के हैमस्टर को देखता है। वो विशालकाय जीव जमीन हिला देने वाली रफ्तार से सीधे उस थरथर कांपते नाइट की तरफ गिरता है। धड़ाका! एक भयंकर धमाके के साथ अखाड़े की जमीन उड़ जाती है और धूल का एक बहुत बड़ा गुबार छा जाता है। पोदोंग सीधे पेट के बल गिरता है और उस गद्दार नाइट को अपने भारी शरीर के नीचे पूरी तरह चपटा कर देता है। उस मलबे के बीच शान से खड़ा होकर लॉयड अपना हाथ उठाता है और न्यूमैन को हमेशा के लिए जागीर से बेदखल करने का ऐलान करता है। सुबह की धूप के साथ फ्रोंटेरा एस्टेट की खूबसूरत वादियों में फिर से शांति लौट आती है। पोदोंग तूफानी स्पीड से जमीन खोद रहा होता है और हवा में मिट्टी के बड़े बड़े बवंडर उड़ा रहा होता है। वो विशालकाय चूहा किसी भारी खुदाई मशीन की तरह जमीन को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। पोदोंग शहर की मेन सड़क को खोदता हुआ आगे निकलता है और नए रोड नेटवर्क की नींव तैयार करता है। जेवियर इस अजीब नजारे को देखते हुए लॉयड से पूछता है कि वो बड़ा जानवर आखिर कर क्या रहा है।
पहले के सुस्त और डरपोक सैनिक अब एक फुर्तीली और मोटिवेटेड कंस्ट्रक्शन टीम में बदल चुके होते हैं। सही लीडरशिप मिलने पर सैनिक पूरे दमखम के साथ भारी सामान उठा रहे होते हैं। लॉयड समझाता है कि पुराने जमाने में रोम ने तरक्की करने के लिए अपना मशहूर एपियन वे रोड नेटवर्क बनाया था। वो बताता है कि वो भी हवेली से लेकर पूर्वी पहाड़ियों तक जुड़ने वाला अपना एक मास्टर हाईवे बना रहे हैं। जेवियर सवाल करता है कि एक बंजर पहाड़ की तरफ इतनी महंगी सड़क बनाने का क्या फायदा। लॉयड कॉन्फिडेंस से मुस्कुराता है और वादा करता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर से उनकी जागीर की पॉपुलैरिटी आसमान छू लेगी। जेवियर अपनी आंखें सिकोड़ता है और सीधे पूछता है कि लॉयड के पास अचानक यह चमत्कारी इंजीनियरिंग का ज्ञान कहां से आ गया। वो लॉयड पर दबाव डालता है कि एक आवारा शराबी ने यह क्रांतिकारी उंडोल हीटिंग कैसे बनाई और इतने हाई लेवल के जानवर कैसे समन कर लिए। हवा में एक भारी सन्नाटा छा जाता है क्योंकि जेवियर अपना सबसे गहरा शक जुबान पर लाने वाला होता है। जेवियर सीधे लॉयड की आंखों में घूरता है और पूछता है कि क्या वो वाकई में असली छोटा मालिक लॉयड ही है। सिस्टम का लाल इमरजेंसी अलर्ट बज उठता है जो लॉयड को चेतावनी देता है कि जेवियर को उसकी पहचान पर गहरा शक हो रहा है। लॉयड के गाल से पसीने की एक ठंडी बूंद टपकती है। उसे समझ आ जाता है कि वो कितने बड़े खतरे में है। जेवियर की नीली आंखें पूरे शक के साथ उस पर टिकी होती हैं। लॉयड को नॉवेल से याद आता है कि जेवियर के अपने कड़े उसूल और पक्के नियम हैं। अगर जेवियर को लगा कि किसी जादुई बहुरूपिये ने छोटे मालिक का शरीर छीन लिया है तो वो तुरंत तलवार निकालकर उसका सिर वहीं काट देगा। लेकिन लॉयड शांत रहता है। वो जानता है कि इस मुसीबत से निपटने के लिए उसके पास एक स्पेशल सोशल स्किल तैयार है। लॉयड गुस्से का नाटक करता है और चिल्लाता है कि किसी ऐसे इंसान पर शक करना कितना बेतुका है जिसने चुपके से पढ़ाई की हो। वो आक्रामक होकर बहस करता है कि जब वो दारू पी रहा था तब जेवियर 24 घंटे उस पर नजर तो नहीं रख रहा था। जेवियर पलटकर पूछता है कि एक नौसिखिया वह समनिंग मैजिक कैसे सीख सकता है जिसे सीखने में जादूगरों को 20 साल लग जाते हैं। लॉयड तुरंत बात पलट देता है और पूछता है कि जेवियर ने खुद बिना किसी गुरु के अपनी 20 साल की उम्र में यह कमाल की तलवारबाजी कैसे सीख ली। लॉयड चिल्लाकर कहता है कि अगर जेवियर एक अनोखा जीनियस हो सकता है तो वो खुद समनिंग का जीनियस क्यों नहीं हो सकता। लॉयड के इस बेतुके और बेबाक लॉजिक के आगे जेवियर पूरी तरह सन्न और लाचार रह जाता है। लॉयड अपनी क्विक कन्वर्सेशन स्किल एक्टिवेट करता है, बातचीत को तुरंत वहीं काटता है और तेजी से आगे बढ़ जाता है। तेज कदमों से चलते हुए लॉयड मौत के मुंह से बाल बाल बच निकलने पर एक राहत की सांस लेता है। लॉयड नाइट बायर्न को निर्देश देता है कि उसकी गैरमौजूदगी में वो सड़क के काम पर नजर रखे। जेवियर उसके पीछे पीछे चलता है और रूखेपन से कहता है कि छोटे मालिक पर नजर रखना उसकी सीधी ड्यूटी है। लॉयड आराम से बताता है कि उनकी अगली मंजिल काफी दूर है, जहां उन्हें पुराने हिसाब चुकता करने हैं और कर्ज वसूलना है। पड़ोसी रुडेनिया जागीर के एक दूरदराज और शांत कस्बे पर ढलते सूरज की नारंगी रोशनी बिखर जाती है। एक पुरानी लकड़ी का बोर्ड एक घटिया लोकल सराय का रास्ता दिखा रहा होता है। अंदर एक प्राइवेट कमरे में मेज पर एक भारी मुक्का जोर से पड़ता है। जमीन की धोखाधड़ी करने वाला ठग थॉर्डेस अपना सिर पकड़ लेता है। वो जुए में अपनी सारी दौलत हारने पर पागल हो रहा होता है। उसका डरावने चेहरे वाला बॉडीगार्ड ठंडे अंदाज में याद दिलाता है कि जुए की लत का अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है।
बॉडीगार्ड धमकी देता है कि अगर थॉर्डेस ने वक्त पर उसकी फीस नहीं दी तो वो उसे फौरन छोड़कर चला जाएगा। घबराकर थॉर्डेस बॉडीगार्ड के आगे गिड़गिड़ाता है और वादा करता है कि अगला बड़ा हाथ मारते ही वो उसे एक्स्ट्रा पैसे देगा। थॉर्डेस और लोगों को ठगने का प्लान बनाता है और सोचता है कि जब तक पुलिस का ध्यान भटके तब तक वो यहीं छुपा रहेगा। तभी दरवाजे से एक जानी पहचानी डरावनी आवाज आती है जो पूछती है कि क्या यहाँ उसी की बातें हो रही हैं। धड़ाम। लॉयर पूरे टशन और स्टाइल के साथ सराय का दरवाजा लात मारकर खोल देता है। थॉर्डेस और उसका बॉडीगार्ड अचानक आए इस बिन बुलाए मेहमान को देखकर हड़बड़ाकर पीछे हटते हैं। लॉयर मुस्कुराता है और कहता है कि वो जानता है कि इस ठग ने उसका चेहरा पहले नहीं देखा है। एक बेहद शातिर और डरावनी मुस्कान के साथ लॉयड अपना परिचय देता है। मैं लॉयड फ्रोंटेरा हूँ, उसी बैरोन का बेटा जिसे तूने चूना लगाया था। थॉर्डेस का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है और डर के मारे उसका जबड़ा नीचे गिर जाता है। बॉडीगार्ड पूछता है कि क्या वो इस घुसपैठिए को खत्म कर दे, जबकि थॉर्डेस पागलों की तरह भागने के लिए चिल्लाता है। बॉडीगार्ड थॉर्डेस को उठाता है और खिड़की तोड़कर भागने की तैयारी करता है। पूरी ताकत के साथ वो डार्क मैज खिड़की का फ्रेम तोड़कर हवा में छलांग लगा देता है। वो नकाबपोश जादूगर नीचे की संकरी गली में बड़े आराम से उतरता है। वो कातिल इरादों के साथ नीचे उतरता है और अंधेरे में चारों तरफ नजर दौड़ाता है। तभी अंधेरे में चमकती हुई तलवार की धार दिखाई देती है जब जेवियर अपनी तलवार निकालता है। पलक झपकते ही जेवियर उनका रास्ता रोक लेता है और पूरे स्वैग के साथ गली में खड़ा हो जाता है। जेवियर उस बॉडीगार्ड को हुक्म देता है कि वो मुजरिम को तुरंत सरेंडर कर दे, वरना उसे भी बराबर का दोषी माना जाएगा। जेवियर मन ही मन हैरान होता है कि लॉयड ने उस ठग के भागने के रास्ते का बिल्कुल सटीक अंदाजा कैसे लगा लिया था। लॉयड की तगड़ी प्लानिंग की वजह से जेवियर पहले से ही सही जगह पर घात लगाकर बैठा था। वो डार्क मैज नफरत से घूरता है और उस नौजवान नाइट के घमंड का मजाक उड़ाता है। जादूगर के हाथ पर लाल रंग की बिजली कड़कने लगती है और वो अपना जानलेवा काला जादू निकालने की तैयारी करता है। टूटी हुई खिड़की से देखते हुए लॉयड को नॉवेल में जेवियर और इस जादूगर के बीच हुई असली लड़ाई याद आती है। यह बॉडीगार्ड पहला काला जादूगर था जिसका सामना जेवियर ने ओरिजिनल कहानी में किया था। नॉवेल में उस जादूगर के भारी ग्रेविटी मैजिक ने जेवियर को मौत के बिल्कुल मुंह तक पहुंचा दिया था। लॉयड बालकनी से मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता है कि इस बार कहानी की टाइमलाइन पूरी तरह बदल चुकी है। वो दुष्ट जादूगर अपना हाथ आगे करता है और कंप्रेस्ड ग्रेविटी मैजिक का एक बहुत बड़ा गोला दाग देता है। वो डार्क गोला जेवियर की तरफ बढ़ता है और अपने भारी दबाव से हवा तक को मरोड़ देता है। जेवियर अपनी तलवार के एक जबरदस्त वार के साथ उस जादुई गोले से सीधे टकरा जाता है। टकराते ही वो काला जादू फट पड़ता है और उसकी शॉकवेव्स गली की दीवारों को हिला देती हैं। लाल ग्रेविटी मैजिक का एक बड़ा डोम फैलता है और जेवियर के पैरों तले की जमीन चटकने लगती है। वो जादूगर कमीनी मुस्कान देता है, उसे लगता है कि वो नौजवान नाइट पिसकर कीमा बन जाएगा। अपनी मुट्ठी भींचते हुए वो दुष्ट जादूगर चिल्लाता है कि मर जा बदतमीज। जेवियर अपने एक घुटने पर बैठ जाता है और उस भारी ग्रेविटी दबाव के खिलाफ अपनी तलवार टिका देता है। लॉयड सोचता है कि ओरिजिनल नॉवेल में इस लड़ाई के वक्त जेवियर महज एक आम सीनियर स्वॉर्ड एक्सपर्ट था, लेकिन उस धूल के गुबार में से एक भयानक ताकतवर ऊर्जा को उठते देख उस जादूगर की मुस्कान गायब हो जाती है।
जेवियर सीना तानकर खड़ा होता है और उसके सीने पर 3 चमकदार मानारिंग्स घूमने लगती हैं। असराहान कोर टेक्निक के परफेक्ट होने के बाद जेवियर के पास 3 सर्कल्स वाला एक खौफनाक माना हार्ट था। तलवार के महज एक सीधे और आसान वार से जेवियर उस पूरे ग्रेविटी डोम को बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। जेवियर हैरानी से अपनी गर्दन टेढ़ी करता है। उसे इस तथाकथित ग्रेविटी मैजिक में कोई खास दम नहीं लगता। उस काले जादूगर के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर खड़ा है। यह देखकर कि वो टिक नहीं पाएगा, वो जादूगर तुरंत हवा में उड़ता है और बिना सोचे थॉर्डेस को वहीं छोड़कर भाग निकलता है। जेवियर अपनी ठंडी नजरें थॉर्डेस की तरफ घुमाता है और पूछता है कि क्या उसे एक नोबल परिवार को ठगने का अंजाम पता है। थॉर्डेस डर के मारे पीछे खिसकता है और भागने के चक्कर में लकड़ी के पीपों से टकरा जाता है। जेवियर अपनी चमकती तलवार थॉर्डेस की तरफ करता है और धमकी देता है कि वो उसके पैर काट देगा ताकि वो घिसटता हुआ कोर्ट तक जाए। जेवियर तलवार ऊपर उठाता है, उस पर एक अपाहिज कर देने वाला वार करने के लिए तैयार। तभी गली में एक तेज आवाज गूंजती है जो जेवियर को रुकने का हुक्म देती है। लॉयड दोनों हाथ फैलाए बीच में कूद पड़ता है और उस डरे हुए ठग को तलवार से बचा लेता है। लॉयड जेवियर पर चिल्लाता है और पूछता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है जो वो एक देनदार को कोर्ट भेज रहा है। जेवियर कंफ्यूजन में अपनी तलवार नीचे कर लेता है। छोटे मालिक के इस बीच बचाव से वो हैरान रह जाता है। जेवियर सोच में पड़ जाता है कि क्या लॉयड को सच में उस मुजरिम पर तरस आ रहा है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था। रात गहरा जाती है और यह पूरी बातचीत सराय के एक प्राइवेट कमरे में शिफ्ट हो जाती है। कमरे के अंदर थॉर्डेस भारी रस्सियों से बंधा हुआ खौफ से कांप रहा होता है। लॉयड मेज के उस पार बिल्कुल शांत बैठा होता है और उस ठग को एक अजीब सी नजर से घूर रहा होता है। तभी लॉयड के चेहरे पर एक मीठी और दोस्ताना मुस्कान आ जाती है और वो थॉर्डेस से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। थॉर्डेस घबराकर ऊपर देखता है जब लॉयड बड़े आराम से उसे इंसानी लालच और जिंदगी की अहमियत पर ज्ञान देने लगता है। लॉयड कुर्सी पर पीछे टिकता है और वादा करता है कि वो न तो उसे मारेगा और न ही कोर्ट में उसकी शिकायत करेगा। एक फरिश्ते जैसी मुस्कान के साथ आगे झुकते हुए लॉयड प्यार से पूछता है कि क्या वो इस एहसान के बदले चुराए हुए सारे पैसे वापस लौटाएगा। इस अनपेक्षित रहम से खुश होकर थॉर्डेस फौरन एक एक सिक्का वापस करने के लिए मान जाता है। लॉयड खुशी से चमक उठता है और कहता है कि जिंदगी कितनी हसीन हो जाती है जब लोग आराम से बात मान लेते हैं। थॉर्डेस झेंपते हुए हंसता है। उसे उस प्यारी मुस्कान के पीछे एक भयानक जाल की बू आने लगती है। लॉयड आराम से जोड़ता है कि पूरी तरह माफ करने के लिए उसकी बस एक छोटी सी एक्स्ट्रा शर्त है। लॉयड मेज पर एक नया कागज और पेन आगे सरकाता है और उससे एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। थॉर्डेस डरते डरते कागज देखता है और लॉयड समझाता है कि यह बस एक नॉर्मल लेबर एग्रीमेंट है। लॉयड की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है जब वो बताता है कि थॉर्डेस की आगे की 80% सैलरी सीधे कर्ज चुकाने में काट ली जाएगी। थॉर्डेस का चेहरा पीला पड़ जाता है जब वो मन ही मन हिसाब लगाने लगता है। दुनिया की सबसे प्यारी मुस्कान के साथ लॉयड खुशी से ऐलान करता है कि उसका यह कर्ज ठीक 520 सालों में पूरा चुकता हो जाएगा। 5 सदियों तक की इस गुलामी के क्लॉज को देखकर थॉर्डेस का मुंह खुला रह जाता है और उसकी रूह कांप उठती है। पीछे खड़ा जेवियर माथे पर हाथ रख लेता है
उसे समझ आ जाता है कि लॉयड के अंदर दया नाम की कोई चीज कभी थी ही नहीं। लॉयड का अंदरूनी शैतान बाहर आता है और वो हंसता है कि वो अपने किसी कर्जदार को मौत जैसी आसान राहत कभी नहीं लेने देगा। लॉयड हवा में ऐसे नाटक करता है जैसे वो एक बड़े स्ट्रॉ से थॉर्डेस की जिंदगी का रस चूस रहा हो, अगले 500 सालों तक उसे निचोड़ने के लिए तैयार। थॉर्डेस गुस्से में चीखता है कि कोई इंसान इतना घटिया और जालिम गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकता है। लॉयड का चेहरा तुरंत एक खूंखार और पागलों जैसे गुस्से में बदल जाता है और वो धमकी देता है कि वरना वो उसे सीधे फांसी के फंदे पर लटका देगा। आंसू बहाते हुए और मायूस होकर थॉर्डेस उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके अपनी आने वाली पीढ़ियों तक की आजादी बेच देता है। अगली सुबह एक घोड़ा गाड़ी उन सभी को जीत की खुशी के साथ वापस फ्रोंटेरा इलाके की तरफ ले जा रही होती है। जेवियर को लगता है कि वापस मिले पैसों से जागीर के कर्ज का ब्याज चुकाया जाएगा, पर लॉयड ऐलान करता है कि एक एक पैसा और मजदूरों को हायर करने में लगेगा। लॉयड को चिंता होती है कि उसकी पुरानी शराबी और लफंगे वाली इमेज की वजह से लोकल लोग काम पर आने से कतराएंगे। कुछ दिनों बाद साफ नीले आसमान के नीचे फ्रोंटेरा एस्टेट में नई भर्तियों का काम शुरू होता है। एक बड़े नोटिस बोर्ड पर 20 गोल्ड की भारी सैलरी वाली कंस्ट्रक्शन की नौकरियों का इश्तेहार लगा होता है। नौकरी के लिए फॉर्म भरने के लिए मैदान में पूरे गांव वालों की एक बहुत लंबी लाइन लग जाती है। लॉयड हैरानी और खुशी से जेवियर को देखता है कि जो लोग उससे नफरत करते थे वो अचानक कैसे खिंचे चले आए। जेवियर समझाता है कि बहुत सस्ते दामों में ओंडोल हीटिंग देकर उसने आम जनता का दिल पूरी तरह जीत लिया है। जेवियर लॉयड के एक भरोसेमंद लीडर बनने के वादे को याद करता है और दिल ही दिल में उसके लिए इज्जत महसूस करता है। लॉयड जमा हुए फॉर्म्स के ढेर के पीछे बैठता है। जनता के इस जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखकर वो दंग रह जाता है। एक लोकल गांव वाला टेबल के पास आता है और डरते डरते पूछता है कि उसे कागज पर कहाँ साइन करना है। साइन करने से पहले वो आदमी झुककर छोटे मालिक का दिल से शुक्रिया अदा करता है। वो बताता है कि उसका कमजोर बच्चा सर्दियों में भयंकर ठंड से बीमार रहता था, पर ओंडोल हीटिंग ने उसके पूरे परिवार को गर्म और तंदुरुस्त रखा है। वो आदमी रोते हुए फिर से झुकता है और अपने परिवार की जान बचाने के लिए लॉयड को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता है। लॉयड थोड़ा झेंप कर मुस्कुराता है। उसे हल्का सा गिल्ट महसूस होता है क्योंकि उसने ओंडोल हीटिंग सिर्फ अपने लालच और मुनाफे के लिए बनाई थी। वो गांव वाला बताता है कि पड़ोस की रकोना जागीर में रहने वाले उसके रिश्तेदार भी अपने यहाँ ओंडोल हीटिंग लगवाने के लिए बेताब हैं। वो पूछता है कि क्या मास्टर लॉयड अपने इस बिजनेस को पड़ोसी इलाकों में भी फैलाने के लिए तैयार होंगे। लॉयड की आंखें चमक उठती हैं जब उसे समझ आता है कि उसके सामने पूरे इलाके पर कब्जा करने का कितना बड़ा मौका है। लॉयड का अंदरूनी लालची बिजनेसमैन जाग उठता है, जो ट्रैवल फीस बढ़ाकर पूरे पड़ोसी इलाके की दौलत निचोड़ने का प्लान बनाने लगता है। लॉयड मजे में अपने इस बड़े प्लान की बात जेवियर को बताता है, जो उसकी उस बेशर्म मुस्कान को घिन से देखता है। जेवियर मन ही मन सोचता है कि क्या लॉयड ने यह पूरी हीटिंग क्रांति सिर्फ आसपास के जमींदारों को लूटने के लिए बनाई थी। जेवियर उस नए बने पहाड़ी हाईवे की तरफ देखता है और सोचता है कि इस एपियन वे का असली मकसद क्या है। दोनों पहाड़ी रास्ते पर चलते हैं और ऊंची चट्टान से दूर फैले नजारों को देखने लगते हैं। लॉयड मायूसी से भविष्यवाणी करता है कि यह हरा भरा घने जंगलों वाला पहाड़ जल्द ही पूरी तरह गंजा होने वाला है। वो समझाता है कि पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर ओंडोल लगाने से इस पूरे इलाके की लकड़ियां बहुत तेजी से खत्म हो जाएंगी।
जेवियर ध्यान से सुनता है और छोटे मालिक की कुदरती साधनों की इस गहरी समझ को देखकर हैरान रह जाता है। जेवियर पूछता है कि अगर लॉयड को पता था कि जंगल कट जाएंगे तो उसने इस पहाड़ तक सड़क क्यों बनाई। लॉयड आगे की टूटी हुई गुफा के मुहाने की तरफ इशारा करता है, जहां जमीन के नीचे बिटुमिनस कोयले का एक बहुत बड़ा भंडार छुपा होता है। लॉयड पागलों की तरह हंसता है और अपना मास्टर प्लान बताता है कि वो कोयला निकालेगा और हीटिंग सिस्टम चलाने के लिए उसे बहुत महंगे दामों में बेचेगा। लॉयड अपने इलाके के लोगों को जरा सा डिस्काउंट देने की बात करता है, जबकि जेवियर छोटे मालिक की इस क्रूर बिजनेसमैन वाली सोच पर सिर पकड़ लेता है। लॉयड मुड़कर पूछता है कि क्या जेवियर को सच में लगता है कि जागीर को कर्ज से बचाना कोई बुरा काम है। लॉयड याद दिलाता है कि अगर भारी मुनाफा नहीं कमाया तो यह पूरी जागीर कर्ज के नीचे दबकर तबाह हो जाएगी। जेवियर चुप हो जाता है क्योंकि अपनी जमीन को बचाने की इस कड़वी सच्चाई के खिलाफ वो कोई दलील नहीं दे सकता। जेवियर मानता है कि प्लान तो सही है, पर चेतावनी देता है कि पड़ोसी बैरोन भी इस पहाड़ में खुदाई करने में फेल हो गए थे क्योंकि यहाँ बार बार गुफाएं धंस जाती थीं। जेवियर सावधान करता है कि इस कमजोर जमीन ने पहले भी कई खुदाई करने वालों को जिंदा दफन कर दिया था, जिससे भारी नुकसान हुआ था। लॉयड इस चेतावनी को हवा में उड़ा देता है और मानता है कि पुरानी माइनिंग सिर्फ कमजोर और रेतीली मिट्टी की वजह से फेल हुई थी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लॉयड ऐलान करता है कि मॉडर्न इंजीनियरिंग की तकनीक से हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। लॉयड अपने दिमाग में मॉडर्न शील्ड टनलिंग मेथड की कल्पना करता है, जिसमें कमजोर जमीन को सहारा देने के लिए जमीन के नीचे चलने वाली मशीन का इस्तेमाल होता है। जीत की खुशी में फावड़ा उठाते हुए लॉयड अपने इस विशालकाय अंडरग्राउंड माइनिंग मिशन की शुरुआत का ऐलान करता है। जेवियर छोटे मालिक की पीठ को गहरी इज्जत के साथ देखता है, यह सोचकर कि यह लड़का कितना बदल चुका है। ढलते सूरज में उस खतरनाक और टूटे हुए पहाड़ की गुफा का मुहाना बेहद डरावना दिखाई देता है। भारी पत्थरों और मलबे का एक बहुत बड़ा ढेर उस गहरी गुफा के रास्ते को रोके खड़ा होता है। उस खदान के घुप अंधेरे के अंदर एक खौफनाक और दम घोंटने वाला सन्नाटा पसरा होता है। तभी एक बड़ा धारदार दरांती जैसा पंजा गुफा की दीवार पर जोर से गड़ जाता है। अंधेरे में एक विशालकाय कीड़े के एंटीना हिलते हैं, जो ऊपर होने वाली हलचल को भांप लेते हैं। उस अंधेरी गहराई में दर्जनों चमकती हुई लाल आंखें खुल जाती हैं, जो एक पूरे झुंड का पर्दाफाश करती हैं। अंधेरे में से एक बहुत बड़ा खौफनाक कीड़ा अपनी खूनी लाल आंखों के साथ बाहर निकलता है। वो विशाल शिकारी कीड़ा गुफा की छत पर रेंगने लगता है, किसी भी घुसपैठिए के टुकड़े करने के लिए तैयार। अंदर छुपे इस खतरे से अनजान लॉयड बाहर अपने हाथ जोड़ता है, एक और मददगार समन करने के लिए तैयार। लॉयड अपनी माना को इकट्ठा करता है और रात की हवा में एक चमकदार हरा समनिंग सर्कल एक्टिवेट करता है। लॉयड हवा में अपने गंगनम वाले आलीशान अपार्टमेंट का सपना चिल्लाता है और जादुई रोशनी ऊपर उठने लगती है। हरे रंग की एक चमकदार किरण किसी बीकन की तरह सीधे आसमान में जाती है। रात के आसमान में जादुई गियर का निशान चमक उठता है। लॉयड के दिमाग में कुछ पलों के लिए एक बहुत ऊंची मॉडर्न गगनचुंबी इमारत का सपना कौंध जाता है। लॉयड अफसोस जताता है कि काश उसके पास कंस्ट्रक्शन की नौटंकी के बजाय कोई धांसू फाइटिंग स्किल होती। देर रात को लॉयड अपनी उंगली से हरी रोशनी निकालकर आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स पर डालता है। उसकी इंटरमीडिएट डिजाइन लेवल एक स्किल से फ्लोर प्लान आउटपुट एक्टिवेट होता है, जो टनल के नक्शे बारीकी से बना देता है।
लॉयड जम्हाई लेता है और ड्रामेबाजी करते हुए कहता है कि काश वो 100 बिना पगार वाले कंकाल मजदूर समन कर पाता। सिस्टम ताना मारता है कि अगर स्किल पसंद नहीं है तो हाथ से नक्शा बना लो, जिस पर लॉयड तुरंत पलटी मार जाता है। लॉयड अपना सिस्टम स्टेटस देखता है और पाता है कि बैरोनेस, जेवियर और बायर्न को इम्प्रेस करके उसने 639 आरपी कमा लिए हैं। वो इन सारे आरपी को अपनी बेसिक डिजाइन और नापतोल की स्किल्स को इंटरमीडिएट लेवल 1 पर अपग्रेड करने में लगा देता है। अपग्रेड होते ही उसे कमाल की स्किल्स मिलती हैं, रेसिडेंट कैपेसिटी इंडिकेटर और अंडरग्राउंड स्कैनिंग। लॉयड अकेला उस टूटी हुई गुफा के पास जाता है, जमीन के अंदर का मुआयना करने के लिए तैयार। लॉयड अपनी स्किल अंडरग्राउंड स्कैनिंग एक्टिवेट करता है। एक हरी होलोग्राफिक ग्रिड पत्थरों के आर पार फैलती है और 5 मीटर गहराई तक के कमरों को स्कैन कर लेती है। लॉयड सोचता है कि मजदूरों को बिना थकाए इतनी बड़ी टनल तेजी से कैसे खोदी जाए। उसे याद आता है कि पोदोंग पहाड़ी हाईवे बनाते बनाते बुरी तरह थककर बिस्तर पर पड़ा हुआ है। यह जानकर कि इंसानों की रफ्तार बहुत धीमी होगी, लॉयड अपने बचे हुए आरपी से एक और समन निकालने का फैसला करता है। लॉयड फैंटेसी स्पीशीज रैंडम ड्रॉ का इंटरफेस खोलता है और अपने 119 आरपी में से 70 आरपी खर्च करके किस्मत आजमाता है। अंधेरे जंगलों में एक अजीब सा मंत्र गूंजता है और एक हरा जादुई गोला घूमने लगता है। उस मैजिक सर्कल से रिबन बंधा हुआ एक प्यारा सा गुलाबी गोला बाहर निकलता है। वो मासूम सी मुस्कान और गले में एक छोटी सी सुनहरी घंटी बांधे बाहर आता है। वो नन्हा सा जीव सर्कल से उछलता है और आराम से लॉयड के सामने आ गिरता है। सांप जैसा वो गुलाबी जीव खुशी से चहकता है और अपना नाम बताता है, बेल। लॉयड शक भरी नजरों से उस प्यारे जीव को देखता है और सोचता है कि क्या यह जहर देने या चुपके से मारने के काम आता है। वो खुद को याद दिलाता है कि पोदोंग भी शुरू में बिल्कुल सीधा दिखता था, तो इसमें भी कोई तगड़ा सीक्रेट हुनर जरूर होगा। लॉयड पूछता है कि क्या बेल भी सूरजमुखी के बीज खाकर बड़ा हो सकता है और काम की स्किल्स रखता है, जिस पर वो खुशी से हाँ में सिर हिलाता है। लॉयड प्यार से मुस्कुराता है और बेल से अपनी स्पेशल ताकतें दिखाने को कहता है। बेल खुशी से हंसता है और अपना हुनर दिखाने के लिए अपने गाल फुला लेता है। कुछ हफ्तों बाद कोयले की खदान का एक बेहद मजबूत और पक्का गेट बनकर पूरी तरह तैयार हो जाता है। माइनिंग का पहला स्टेप शुरू होता है जब बड़ा बन चुका बेल शील्ड मशीन के आगे से टनों मिट्टी खाना शुरू करता है। बेल की स्पेशल स्कूपिंग डर्ट लेवल 1 स्किल उसे भारी मात्रा में पत्थर और मिट्टी आसानी से निगलने की ताकत देती है। लॉयड टीम को आगे बढ़ाता है और बेल डाइजेस्टिंग सॉइल लेवल 1 से उस खोदी गई मिट्टी को प्रोसेस करता है। बिना शर्ट के मस्कुलर बॉडी वाला जेवियर हाथ में तलवार लिए उस उमस भरी टनल में तैयार खड़ा होता है। दूसरा स्टेप शुरू होता है जब बेल अपने शरीर से सीधे गर्म पिघले हुए लोहे के सरिये दागने लगता है। बेल की स्टील लॉन्च लेवल 1 स्किल मौके पर ही सपोर्ट का सामान तैयार कर देती है। तीसरा स्टेप आता है जब जेवियर अपनी तलवार की जादुई धार से उन निकलते हुए सरियों को एकदम सटीक साइज में काटता जाता है। चौथे स्टेप में लोहार उन कटे हुए सरियों को मोड़कर छत को सहारा देने वाले मजबूत पिलर बना देते हैं। जेवियर को अपनी जिंदगी पर हंसी और तरस आता है कि एक इज्जतदार नाइट एक बड़े सांप की निकाली हुई लोहे की पॉटी काट रहा है। लॉयड पूरे जोश में दहाड़ता है और थकी हुई टीम को पहाड़ के और अंदर धकेलता है। लकड़ी का वो भारी शील्ड ढांचा लट्ठों पर आगे बढ़ता है और नए खुदे हिस्से को सुरक्षित कर देता है।
पसीने से लथपथ लॉयड अपना माथा पोंछता है और राहत की सांस लेता है कि वेंटिलेशन पाइप की वजह से उनका दम नहीं घुट रहा। जेवियर लॉयड के पास आता है और सलाह देता है कि छोटा मालिक थोड़ा आराम कर ले, वरना ऑक्सीजन की कमी से वो गिर पड़ेगा। लॉयड मना कर देता है और जिद पकड़ता है कि एक असली सुपरवाइजर को हमेशा फ्रंटलाइन पर रहकर खतरनाक काम देखना चाहिए। लॉयड को कोरिया के वो आलसी बॉसेज याद आते हैं जो कभी साइट पर नहीं आते थे, और वो कसम खाता है कि वो कभी उनके जैसा नहीं बनेगा। वो अपना पक्का वादा दोहराता है कि काम पूरा होने तक वो कंस्ट्रक्शन के हर एक फेज पर खुद नजर रखेगा। तभी अचानक लॉयड की आंखें चमक उठती हैं क्योंकि उसका अंडरग्राउंड स्कैनर जमीन में कुछ अजीब पकड़ता है। हरा होलोग्राफिक स्कैनर दिखाता है कि ठीक आगे बिटुमिनस कोयले की बहुत बड़ी खदान मौजूद है। लॉयड अपनी कुदाल हवा में उठाता है और खुशी से चीखते हुए थके हुए मजदूरों में आखिरी कोशिश का जोश भर देता है। लॉयड अपने कंधे पर बैठे नन्हे बेल को प्यार से सहलाता है और काम को 10 गुना तेज करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। लॉयड टीम को समझाता है कि जैसे ही वो कोयले की परत तक पहुंचेंगे, वो शील्ड ढांचे को हटाकर खदान को और चौड़ा करेंगे। इससे पहले कि लॉयड अपनी सेफ्टी की बात पूरी कर पाता, एक भयानक धमक से पूरी चट्टान हिल जाती है। लॉयड घबराकर मुड़ता है और शील्ड फ्रेम की चटकती हुई पत्थरों की दीवार को देखने लगता है। पत्थरों पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ने लगती हैं और अंदर से अजीब सी खटखट की आवाजें आने लगती हैं। लॉयड डर जाता है। वो जानता है कि पहाड़ का यह हिस्सा बिल्कुल मजबूत था और यह अपने आप कभी नहीं ढह सकता था। लॉयड इस गड़बड़ी की जांच करने के लिए अपनी अंडरग्राउंड स्कैनिंग स्किल पर पूरा ध्यान लगाता है। होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा खाली गड्ढा दिखता है जो कुछ देर पहले तक वहां नहीं था। स्क्रीन पर एक सवालिया निशान आता है और तभी पत्थरों को चीरती हुई एक बहुत बड़ी बला बाहर निकलती है। धड़ाम! एक विशालकाय मॉन्स्टर चींटी सीधे छत फाड़कर बाहर निकलती है और मजदूरों में भगदड़ मच जाती है। उस मॉन्स्टर का दरांती जैसा विशाल पंजा लॉयड से कुछ ही इंच दूर जमीन पर पड़ता है और लॉयड पीठ के बल गिर जाता है। जेवियर फौरन अपनी तलवार निकालता है और उसकी मांसपेशियां लड़ाई के लिए तन जाती हैं। जेवियर लॉयड और उस खौफनाक कीड़े के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और सीधे उस मॉन्स्टर के जबड़े में घूरता है। लॉयड घबराहट में चिल्लाता है और अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह अपना फावड़ा घुमाता है। ठनन! लॉयड का फावड़ा उस मॉन्स्टर चींटी के आर्मर वाले जबड़े से टकराता है और चिंगारियां उड़ने लगती हैं। लॉयड पूरी ताकत से फावड़े को चींटी के सिर में धंसा देता है और नीले खून के फव्वारे के साथ उसकी खोपड़ी फोड़ देता है। बुरी तरह हांफते हुए लॉयड उस बिना प्लान के आए मॉन्स्टर को देखता है जिसका नॉवेल में कहीं कोई जिक्र नहीं था। लॉयड की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है जब उसे कीड़ों की बायोलॉजी का एक खौफनाक सच याद आता है। अगर यहाँ एक विशालकाय मजदूर चींटी है तो इसका मतलब इसके पीछे सैकड़ों चींटियों की पूरी कॉलोनी छुपी बैठी है। 2 और विशालकाय मॉन्स्टर चींटियां टनल में घुस आती हैं। उनकी लाल आंखें सीधे घुसपैठियों पर टिकी होती हैं। लॉयड घबराए हुए मजदूरों पर चिल्लाता है कि वो तुरंत टनल खाली करके भागें क्योंकि कीड़ों का झुंड करीब आ रहा है। तलवार के तूफानी वारों के साथ जेवियर आती हुई चींटियों को काटता जाता है और एक साथ कई मॉन्स्टर्स के सिर धड़ से अलग कर देता है। लॉयड खौफ में दांत पीसता है। वो जानता है कि अगर यह झुंड जमीन के ऊपर आ गया तो पूरी जागीर का कत्लेआम हो जाएगा। जेवियर अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन टनल में ऑक्सीजन की भारी कमी उसकी सारी ताकत सोखने लगती है।
मजदूर लकड़ी की टनल से पागलों की तरह भागते हैं, इस दुआ में कि वो मजबूत ढांचा उनके निकलने तक टिका रहे। लॉयर का दिमाग बुरी तरह चकरा रहा होता है। वो इस मौत के जाल से बचने का कोई रास्ता पागलों की तरह ढूंढने लगता है। जेवियर लॉयड के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ता है और दहाड़ता है कि छोटा मालिक होश में आए और दिमाग चलाए। उस थप्पड़ से तिलमिलाकर लॉयड वापस चिल्लाता है कि वो पहले से ही फुल स्पीड में कोई रास्ता सोच रहा है। जेवियर थकान से दांत भींचता है और चेतावनी देता है कि बिना ऑक्सीजन के उसका शरीर इस झुंड को ज्यादा देर नहीं रोक पाएगा। लॉयड पहेली के सारे टुकड़ों को जोड़ता है, वो संकरी टनल, वो बिटुमिनस कोयला और जमीन के नीचे की हवा का बहाव। लॉयड के सिविल इंजीनियर वाले दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया की बत्ती जल उठती है। लॉयड की आंखों में बिजली जैसी चमक आती है जब उसके दिमाग में एक कमाल का धमाके वाला प्लान तैयार हो जाता है। लॉयड टनल की दीवार से एक जलती हुई मशाल खींचता है और जेवियर को एक जरूरी हुक्म देता है। जलती मशाल और फावड़ा हवा में लहराते हुए लॉयड सीना ठोक कर ऐलान करता है कि वो सीधे चींटियों के घोंसले पर सामने से हमला करने जा रहे हैं। जेवियर इस जानलेवा हुक्म को सुनकर दंग रह जाता है, पर वो अटूट भरोसे के साथ आगे बढ़ जाता है। लॉयड के उस अजीब जीनियस पर पूरा भरोसा करते हुए जेवियर हवा में उछलता है और खूंखार गुस्से के साथ उस झुंड को चीरने लगता है।